हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा साइंस का पेपर हो गया है। तीनों ही सेट जो थे मैंने देखे बहुत ही मॉडरेट थे और हार्ड नहीं थे। और सबसे पहली बात कि जो शुरुआत के क्वेश्चन थे वो बहुत ही एनकरेजिंग थे, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सॉल्व और लेट अस डिस्कस द पेपर, नॉट सॉल्विंग, बिकॉज सॉल्विंग में तो पूरा 2.5 घंटा चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये था कि इसमें हमें शुरुआत जो क्वेश्चंस थे वो पार्ट्स में थे, और पार्ट्स जो मार्क्स होते हैं, जैसे और मोस्टली क्या होता है कि हाफ मार्क्स का एक पार्ट, हाफ मार्क्स का दूसरा पार्ट, तो मतलब हमें लिखना ज़्यादा होता है और लिखना तो ज़्यादा होता है और मार्क्स हाफ मिलता है। बट इसमें देखो लिखना भी सही था और मार्क्स भी। यहाँ पे देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का, तो ये 4 नंबर का पहला ही क्वेश्चन 4 नंबर का था, बहुत ही अच्छा था, जिससे और ईजी भी था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो था व्हाट इज़ ओजोन। और ओजोन क्या होती है, आपने अगर O3 लिखा है, ऑक्सीजन के O3 मॉलिक्यूल लिखा है, तो आपका करेक्ट आंसर है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर कैसे बनता है, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिट हो जाती है, फिर वो दूसरे ऑक्सीजन से जाके ओ जो एटम है वो दूसरे ऑक्सीजन से जाके जुड़ते हैं। अगर आपने O2 + O, पहले O2 को स्प्लिट करा है UV से और O + O करके, यही वाला O जो है वापस जाके दूसरे ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना देगा, O3। तो ये आपने किया है, तो आपका आंसर सही है। फिर हाउ डज ओजोन इफेक्ट, ये अपने इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, हार्मफुल जो रेज हैं उनको अर्थ की प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और जो भी फंक्शन हमने पढ़े थे उसका अपोजिट आपको इसमें लिखना था। लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें एक्वेरियम और गार्डन आएंगे। इसका आंसर है We do not clean a pond in the same manner as we do in an aquarium. Give reason to justify this statement. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप रीज़न बताइए। तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि जो पॉन्ड होता है उसमें नेचुरल फूड चेन होती है, जो कि वहाँ पे कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सारे कंज्यूमर होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, और नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है। एक्वेरियम में क्या होता है कि हम एक्वेरियम में सिर्फ फ़िश को डाल देते हैं, टर्टल को डाल देंगे, जो कि अकेला रहेगा, या फिर फ़िश, थोड़ी बहुत फ़िश रहेंगी जो एक दूसरे को खाती नहीं है। उनको फूड हम बाहर से देते हैं और वो सिर्फ उसे गंदा ही करती हैं, और जो उनकी बॉडी से जो फीकल मटेरियल निकलता है उसको कोई और ऑर्गेनिज्म वो आपस में खाती नहीं है, तो इस वजह से वो पॉन्ड एक्वेरियम गंदा होता है और हमें साफ़ करना पड़ता है। और आपने कोई भी फैक्ट इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ फैक्ट अगर लगाया तो वो भी सही होगा। तो इसमें आपके 2 और 1 और 3, 4 नंबर पूरे। और नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। एक स्टेट कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है, उसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है में रखा गया है। तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा रूल लगेगा। तो इसमें लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें सिर्फ नाम लिखना था और उस रूल को बताना था, स्टेट करना था। सेकंड पार्ट है एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ। अल्फा पार्टिकल जो है वो पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और प्रोजेक्ट होता था नॉर्थ की तरफ। इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पासिस थ्रू द सेम डायरेक्शन। वो कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो वो नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्टेड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा होता है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो और अगर इलेक्ट्रॉन हो तो फिर उस पर इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो तब वो नॉर्थ में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ पे। इसमें इसका आंसर होगा साउथ डायरेक्शन। तो व्हाट इज़ अ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड इज अ स्पाइरल कॉपर वायर है जो इंसुलेटेड होती है। सो इट इज़ अ स्पाइरल फॉर्म ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो वही सोलिनॉइड होता है, आपने जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलिनॉइड थ्रू विच है स्टेडी करंट फ्लो। एक स्टेडी करंट फ्लो होता है सोलिनॉइड के आसपास, कैसे पैटर्न्स बनेंगे वो आपको बताना है। इसका डायग्राम जो है वो सिंपली हमने ड्रॉ करके प्रैक्टिस करा था। उसका डायग्राम ये था कि आपको ऐसे बनाना है, और यहाँ करंट और ये करंट, ये इसका डायरेक्शन है, और इसमें जो करंट फ्लो होगी तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ये एरो आपको ऐसे लगाना है और इधर का डायरेक्शन एरो यूँ लगाना है। ये जो हमने प्रैक्टिस करा था, सिंपल आपको डायग्राम बनाना है। इसमें सिर्फ डायग्राम के ही नंबर थे।
इसके बाद है व्हाट इज़ वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, चेंजेस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो स्मॉल चेंजेस आ जाते हैं वो वेरिएशन होते हैं। तो लिस्ट 2 मेन रीज़न विच दैट मे लीड टू द वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। कौन से 2 रीज़न है जिनकी वजह से वेरिएशन आ जा सकते हैं पॉपुलेशन में उसके। तो एक तो हेरिडिटी और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है बहुत लॉन्ग वे में, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट और जो दूसरा हेरिडिटी है पेरेंट्स से करेक्टर का ट्रांसफ़र होना यंग वन में, वो इसका रीज़न है। सेकेंड थर्ड का भी, इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर्स प्लांट्स एंड वाइट फ्लावर्स प्लांट्स स्टेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन द F1 प्रोजेनी। वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में जो क्रॉस हुआ उसमें जो प्लांट थे F1 प्रोजेनी में करेक्टरिस्टिक आए, उसके कौन से करेक्टरिस्टिक आएंगे। इफ़ द प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी आर सेल्फ, और फिर F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया जाए तो व्हाट वुड ऑब्जर्व इन F2 प्रोजेनी। और 100 प्लांट्स आए हैं तो F2 प्रोजेनी में, तो उसका जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या है, आपको ये लिख के बताना था। तो थर्ड का जो पी पार्ट है उसमें पहले तो क्रॉस हुआ है वायलेट फ्लावर वाइट फ्लावर के बीच में, F1 प्रोजेनी हुई, F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया यहाँ पे, तो F2 प्रोजेनी में क्या ऑब्जर्व करोगे आप ये बताना। और अगर 100 प्लांट्स हैं F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए हैं तो उनका रिसेसिव ट्रेट को आपको कैसे शो करना है ये आपको इसमें बताना है। तो इसके जो ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें जो फ्लावर मिलेंगे वो वॉयलेट कलर के मिलेंगे। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वाला जो आपको है वो बताना था, वॉयलेट मोनो हाइब्रिड बताना है, इसमें वॉयलेट फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, रेशियो आएगा 3:1 रेशियो, क्योंकि F2 जो मोनो हाइब्रिड में हमारा ये रेशियो, यहाँ पे वॉयलेट आएगा आंसर और 3:1 रेशियो आ जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेसिव ट्रेट कितने हैं। तो रिसेसिव ट्रेट का मतलब जैसे यहाँ पे 3:1 अगर आया है तो यहाँ पे 75 तो वॉयलेट हो जाएंगे और 1 प्लांट जो है वो क्या होगा, वाइट होगा। तो यहाँ पे आपको रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे 25, सॉरी 1 नहीं 25 हो जाएंगे। तो इसका आंसर है 100 में से 75 तो हमारे वॉयलेट और रिसेसिव ट्रेट कौन सा होगा, 25। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की हायर पॉसिबिलिटी क्या है। बच्चे ने वाटरमेलन और हिबिस्कस का निशान लगाया हुआ है, देखते हैं इसका आंसर। मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन और हिबिस्कस में क्या होगा। तो जिनमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी सेल्फ पॉलिनेशन की वो प्लांट होगा जिसमें क्या हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अगर जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर है मस्टर्ड। बाइसेक्सुअल फ्लावर का पार्ट लिखना है बी में आपको। लिस्ट द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होंगे, मेल पार्ट होंगे, स्टेमन होंगे और पिस्टिल होगी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होंगे, तो इसे ये आपको लिखना था। क्वेश्चन 5, नेम द प्रोसेस शोन बिलो द डिफाइन इट। इसमें कौन सा प्रोसेस है ये आपको बताना है और डिफाइन करना है उसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेल बताना है, कौन से होते हैं, न्यूब्लास्ट जो सेल होते हैं वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डॉर्बनियस ट्रायड। आपको डॉर्बनियस ट्रायड पता ही है, आपको बताना था। वाई कांट द फॉलोइंग 3 एलिमेंट फॉर्म सच ट्रायड, क्यों बनाया, कि भाई उनका जो एटॉमिक मासेस हैं उनका जो एवरेज निकाल कर, मतलब उन दोनों को इन तीनों अगर ट्रायड क्या था वो उसको बताना है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, वो लगभग बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो ये डॉर्बनियस ट्रायड था। अब आपने अगर इसको एक्सप्लेन करा है, डॉर्बनियस ट्रायड की पूरा डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना था और इसका रीज़न बताना था कि ये क्यों फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 14 और 75 का ऐड करना है और आपको 2 से डिवाइड करना है और वो 31 आना चाहिए। 89 का आधा जो क्या होता है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, डॉर्बनियस ट्रायड को इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि 31 जो है वो इनके एवरेज के बराबर नहीं आएगा।
इसमें आपको ये लिखना है क्वेश्चन 6 में कि डॉबनेट ट्रायड में ये नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि इन दोनों का जो सम करके 2 से डिवाइड करने पर 31 नहीं आता, कुछ बहुत ही मतलब जो आंसर है वो 31 नहीं आ रहा, इसलिए ये डॉबनेट ट्रायड को फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 अल्काइंस ए एंड बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बताओ और ए और बी के नाम बताने हैं। तो जनरल फार्मूला जो है उससे आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे हमें अल्काइन का जनरल फार्मूला अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 है, इससे हमें निकालना है। तो CxH2, वैसे तो हमें ये याद ही होना चाहिए, जब C3 हो तो H का क्या होगा, और अगर यहाँ पे 2 है तो ये हमें पूरी सीरीज़ ही याद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो y है वो है, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू जाएगी 4, यानी C3H4 और C2H2। और a और b का नाम क्या होगा, इथाइन, और b का नाम होगा प्रोपाइन। तो यहाँ पे 8th का क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो फूड चेन का बनाते हैं, सभी फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। और उनको वाई आर दे कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम सबके लिए भी वही भोजन बनाते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन दैम, चाहे वो फ्लैश ईटर्स हो चाहे प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वाई आर द ह्यूमन बींग्स मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। हमें इसमें बायोमैग्निफिकेशन का जो मेन पॉइंट था कि क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन, तो फिर हमें उसका आंसर। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट सब्सटेंसेज होते हैं, उनकी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एक बार अगर वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जो है ट्रॉफिक लेवल जो है वो हाईएस्ट पे है, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो रहेंगे, वो एडवर्सली इफेक्ट होगा उन पर। स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ रहेंगी, सब तरफ स्मेल होगी, स्टिंगिंग होगी, और मतलब वापस से सॉइल में ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वापस से नहीं जा पाएंगे और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारी जो इनऑर्गेनिक बायोकेमिकल साइकिल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। ये सब आपको इसमें लिखना था। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज है वो डिकम्पोज नहीं होंगे और यहाँ वहाँ वो लिटर के रूप में पड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। वेरी इजी, आपको इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना था और एसआई यूनिट इसकी। तो आपको इसमें लिखना है इलेक्ट्रिक पावर में रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यहाँ पे एसआई यूनिट में लिखना था WATT वाट। नेक्स्ट है द 2 बल्ब्स रेटेड 100 वाट 220 volt and 60 watt 220 volt are connected in parallel to an electric main of 220 volt. Find the current drawn by the bulbs from the main. कितना करंट उनसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है P जो दे रखा है वो, यानी 100 वाट, और दूसरा जो वोल्ट है उसका क्या है 220 वोल्ट है। अब R रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले, तो V² अपॉन P से हम ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों बल्ब्स का आप अलग अलग रेजिस्टेंस निकालोगे, V² अपॉन P, R इज इक्वल टू V²P करके दोनों बल्ब का आप निकाल के रेजिस्टेंस, वो भी क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके जो वैल्यू आएगी फिर उसको V इज इक्वल टू IR में वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ये इसका अगर करा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट जूल्स लॉ स्टेट करो, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंसेज ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V।
and the current I flows through the appliance for a time t. Joule's law of heating, express it mathematically, एक्सप्रेस करना है इसको और आपको कनेक्ट कर। तो यहाँ पे जो है हमें लिखना था V इंटू आई इंटू टी वाला, क्योंकि वोल्टेज के उसमें टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है ये, तो आपको ये लिखना था हीट का जूल फार्मूला V इंटू आई इंटू टी के रूप में। नेक्स्ट है 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt. Calculate the energy that dissipates as heat in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी हीट के रूप में निकलेगी वो आपको बता। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको क्या करना है, H निकालना है, हीट निकालनी है। तो 10 सेकेंड में कितनी होगी, तो V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T। तो अब इस हिसाब से ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो V कितना था 6, स्क्वायर कर दो, R 5 और टाइम था 10 सेकेंड, तो वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया है और ये लेंथ है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है 2 मीटर और एरिया दे रखा है 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो आपको रो भी दिया हुआ है, तो रो R इज इक्वल टू रो L बाय A सिंपल। तो आपको निकालना था रो R इससे। Why are alloys preferred over pure metal to make the heating element of electrical heating devices? alloys जो है वो क्यों प्रिफर करे जाते हैं, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और इसलिए वो हीट को होल्ड कर सकते हैं प्योर मेटल के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट डिनोटेड बाय GG एंड पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट डिनोटेड एज GG to obtain F1 progeny. What color of the stem would you expect in their F1 progeny and why? तो कैसी स्टेम का कलर मिलेगा, तो वैसे तो यहाँ पे ग्रीन स्टेम जो है वो डोमिनेट दिखा रखा है, क्योंकि देखो कैपिटल G से है और इसको रिसेसिव दिखाया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट F1 प्रोजेनी में जो भी आएगा वो ग्रीन स्टेम टोमेटो ही आएगा। तो इससे पहले ऊपर जो सवाल आया है वो और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज है, तो रेशियो जो है वो 3:1 जो आएगा, इसमें आपको फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो आपको बताना है। तो अपने परसेंटेज पूछा है तो कितना परसेंट, या तो आप लिख दोगे 25% जो है वो, तो 75% जो आएंगे वो ग्रीन और 25% आएंगे वो पर्पल स्टेम टोमेटो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। व्हाट आर दीज 2 स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉल्ड। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्या कहलाते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, कॉमन नेम्स लिखना है किसका, इन कंपाउंड्स का, और राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइन ऑल्सो। 4 कार्बन का एक तो हमको मिलेगा बुटेन और एक मिलेगा तो मिथाइल प्रोपेन मिलेगा हमें। तो इसमें को क्या कहलाते हैं, ये आइसोमर्स कहलाते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो बुटेन और आइसोबुटेन होगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्काइन का है CnH2n-2, C4H6 होगा इसका बुटाइन का। बुटाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का C6H6 और ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, 6 कार्बन है, C, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बट ये एरोमेटिक रिंग बनानी है इसकी। विच कंपाउंड आर सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल बेंजीन, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। विच कंपाउंड आर कॉल्ड अल्काइंस, तो जिनमें आपको डिफाइन करना है, इसमें हमने ऊपर डिस्कस किया। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ एडॉप्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट
एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज लिखने हैं एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट और द बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए जो एटॉमिक नंबर को अडेप्ट किया, ये जो आइडिया था ये क्यों सही रहा, इसको आपको बताना है। तो इससे ये था कि सबको सीक्वेंस में रखा जाना है और हमने आपको सारा लिखना था। इससे ये बेनिफिट हुआ था कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगी, पीरियोडिक रिपीटेशन हुआ, जिससे कि इजीली उनको हम एक ग्रुप में रखकर स्टडी कर सकते थे। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और वाई एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 जो है वो है कैल्शियम। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स का जो एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन है वो है एक्स के लिए 2, 8, 3 और वाई के लिए जो है वो 2, 8, 8 और 2। तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट, इस वाले क्वेश्चन का तो बार मैग्नेट क्वेश्चन है, उसने एक पेपर पे बार मैग्नेट रखा और आयरन फिलिंग डाल दिए, तो फिर जो पैटर्न शो किया वो डायग्राम बनाना। तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट आयरन फिलिंग इकट्ठी होगी और यहाँ इस प्रकार का वो पैटर्न बनेगा। हमने करके भी देखा क्लास में, और ये इस प्रकार। तो यहाँ आपको ऐसा डायग्राम बनाना था खाली, ठीक है, बहुत ईजी पेपर था। व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या बताता, ये जो है हमें क्या बताता है इस प्रकार का पैटर्न आना। तो इसमें सेकंड वाले में ये बताना है कि जो पैटर्न बताता है कि जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग जो है वो पोल्स पे मैग्नेटिक पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरन फीलिंग्स यहाँ पे पोल्स पे थी। तो ये हमको बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, how is the direction of magnetic field at point determined using the field lines, and why do two magnetic field lines not cross each other, वो क्रॉस क्यों नहीं करती, ये हमारा किया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस वाले में हमें ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड दिए है और हमें चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव डायरेक्शन, ऑल सबका सेम डायरेक्शन होता है इसलिए। और एक ही पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगी जो पॉसिबल नहीं है, टेंजेंट ज़्यादा बनेगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल कंपास नीडल, ड्रॉ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईच ऑन बोथ साइड ऑफ मैग्नेट। आपको डायग्राम बनाना था वो इजी वाला, ऐसे करके यहाँ पे रखेंगे तो यूँ जाएगा, ट्रेस करते जाएंगे तो हमारा यूँ ऐसे मैग्नेटिक, ये बताना था। तो 15 क्वेश्चन में ए जो है उसमें है कि क्योंकि मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्सेस होता है, इसलिए वो मिसमैच पेयर इन टर्म ऑफ टाइप एंड साइज में कहलाता है। इफ बी में है, ए का है मेल में क्रोमोसोम की जो टाइप है एक्स एक्स और फीमेल में एक्स वाई होता है, इसलिए। If the B part, if the gamete always have half the number of chromosomes, then how is the original number of chromosomes restored in the organism? कैसे वो रिस्टोर, ये बराबर कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे पूछा ना कि कैसे रिस्टोर होते हैं क्रोमोसोम जब आधे हो जाते हैं। तो क्योंकि आधे मेल से आते हैं क्रोमोसोम, आधे फीमेल से, और फिर बाद में वो मिलकर कंप्लीट हो फुल पेयर बना लेते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ओरिजिनल नंबर पे पहुँच जाते हैं। तो नेम टू एनिमल हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ देयर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोकोडाइल, टर्टल एंड लिजर्ड जो है उनमें जेनेटिक कंडीशन जेनेटिकली ना होकर इनका जो इफेक्ट होता है वो इन्वायरमेंटल या टेम्परेचर पे भी होता है। जैसे कि समर और विंटर में जो मेल है वो फीचर वो फीमेल में भी आ सकते हैं, इस प्रकार उनका असर पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, कैसे पता चलता है। तो एक्स 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 और एक्स वाई वाला जो हमें बताना था कि फ्लो चार्ट इजीली बुक में दिया हुआ है, उससे बताना था। तो हमें एक्स एक्स वाला जो इसमें एक्स एक्स और एक्स वाई का जो क्रॉस था वो हमें इसमें करना था। ये हमारा सेकंड सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है।